क्या हाल है मेरे प्यारे बच्चों, आप सबके लिए मैं लेकर आया हूँ कक्षा 9वीं गणित का 50 ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा आज हम लोग का। और आज हम लोग पढ़ेंगे 50 क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्लास 9th का जो है इसका एग्जाम होने वाला है आप लोग के स्कूल में, और उस एग्जाम में आपको मैथ्स के 50 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। तो मैं आप लोग के लिए हाईलाइट 50 ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ, सभी बोर्ड में ये काम देगा, ठीक है। तो चलते हैं स्टडी की तरफ। सबसे पहला हम लोग का जो आज का क्वेश्चन रहेगा बाबू, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। इधर हम लोग का दिया हुआ है कि 50 संपूर्ण गणित हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें कि कुछ चैप्टर हम लोगों ने अभी पढ़ना है, खास करके पहला दूसरा जो चैप्टर हम लोग का एनसीईआरटी में है, और उसके बाद त्रिभुज वाला जो कुछ चैप्टर है और क्षेत्रमिति के कुछ फार्मूला हम लोग आज पढ़ेंगे इस चैप्टर में। मेरे साथ आप लोग बने रहिए। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर पढ़ाई करेंगे। और सबसे पहला हम लोग का जो क्वेश्चन है आज का कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर रूट 2 है और इसके साथ अगर मान लीजिए 5 हमने दिया, ठीक है, तो ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा वास्तविक संख्या। क्या बन जाएगा? वास्तविक संख्या, ठीक है। तो याद रखना है कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं, तो वास्तविक संख्या कहते हैं, ओके। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जिस संख्या में स्वयं को छोड़कर, स्वयं और एक को छोड़कर किसी और से भाग न लगे, स्वयं और एक को छोड़कर किसी और से भाग नहीं लगे। तो दो एक ऐसी संख्या है, दो ऐसी माने छोटी संख्या है जो अभाज्य संख्या है, जिसमें सिर्फ 2 से ही भाग लग सकता है और नहीं तो सिर्फ 1 से भाग लग सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा बाबू? 2 हो जाएगा। आप लोग कॉपी कलम निकाल लीजिए, कॉपी कलम निकाल लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद प्यारा सा कमेंट लेकर करते रहिएगा, अच्छा कमेंट करिएगा। कैसा लगा आप लोग को ये कमेंट करिएगा, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, बढ़िया से कमेंट आप लोग कमेंट करके भर दीजिए। पूरा सभी बच्चे लाइक करिए, और उसके बाद जो है इसमें से सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने के बाद खुद से आप लोग को बनाना है, ठीक है। क्या सभी पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है? ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्णांक का मतलब होता है जैसे 2/3, ये एक संख्या लिखे तो ये क्या हो जाएगा? p/q के रूप में हो जाएगा। तो जो संख्या p/q के रूप में होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। सभी पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, लेकिन सभी परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या नहीं होती है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि 0.333 डॉट 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 को p/q के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है, इसको ऐसे जाना है कि 0.333 को हम इसके ऊपर रेकरिंग लगा देंगे। इसका मतलब कि 3 बार बार आ रहा है। अब इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो संख्या दिया हुआ है उसको लिख देंगे 3, और रेकरिंग कितने के ऊपर है? यहाँ एक संख्या के ऊपर रेकरिंग है, तो यहाँ पे हम 1/9 दे देंगे, ठीक है। इसको काटेंगे तो आ जाएगा 1/3। तो हम लोग का इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू रे? 1/3 हो जाएगा, ठीक है। 1/3 हो जाएगा इसका आंसर, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बाबू। अगला क्वेश्चन है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कुल कितने परिमेय संख्याएं होती हैं? आपको मालूम होगा कि 2 परिमेय संख्या के बीच जो है अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। कितनी होती है बाबू रे? अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि पाई किस प्रकार की संख्या है? देखिए पाई का मान जो होता है 3.14 के बाद भी मान होते रहता है, ठीक है ना। यानी ये अशांत होता है, अशांत होता है, ठीक है। अशांत अनावर्ती होता है, इसलिए इसका जो भी अशांत अनावर्ती होता है उसको हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या कहता है कि √2 और √3 के बीच एक अपरिमेय संख्या क्या होगा? तो आपको मालूम है √2 का मान लगभग जो है आपको √2 का मान 1.4 होता है, शायद 1.4 से थोड़ा ज़्यादा होता है। √3 का मान जो है 1.7 होता है, लगभग इस 7 के बीच होता है। तो यानी कि 4 और 7 के बीच में आता है 5, नहीं तो 6 आएगा। तो आपको कोई ऐसा संख्या ले लेना है जो बार बार आते रहे, ठीक ना। तो इस दोनों के बीच में लगभग जो है कौन सा मान हो जाएगा? तो 1.5 यानी √1.5 ये परफेक्ट नंबर आ जाएगा, ठीक है। इसके बीच में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि संख्या पर 2 जो √5, देखिए जब भी किसी संख्या के अंदर 2 लिखा हुआ है तो ये हो गया परिमेय, लेकिन यहाँ पर √5 दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपरिमेय। अगर √9 दिया रहता बाबू तो 9 टूट के हो जाता 3, अगर 9 दिया रहता तो होता परिमेय, लेकिन 5 दिया हुआ है रूट में, तो चूंकि 5 वर्ग होगा नहीं 5 का, तो जिसका वर्ग नहीं निकलते हैं रूट में से उसको क्या कहते हैं बाबू रे? अपरिमेय संख्या कहते हैं। अगर इस जगह पर 9 दिया रहता तो ये क्या हो जाता? परिमेय संख्या हो जाता। समझ में आई बात? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हम लोग इसको बना करके देखते हैं बाबू। खास करके इसको देखते हैं, देखिए 3 जो √3 और 3 माइनस √3। तो आपको मालूम होगा कि a + b फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, इंटू a - b।
ये फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3 के ऊपर भी स्क्वायर लगा देना है और माइनस √3 के ऊपर भी स्क्वायर लगा देना है, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा बाबू रे, 6। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। अब उसके बाद क्या है अगला क्वेश्चन, 1/√7 के हर का परमेकरण करना है। इसका मतलब क्या होता है, हर के परमेकरण का मतलब कि आपको नीचे वाले को इसको जो है इसको रूट को हटाना है, यानी रूट हटाने के लिए हमको क्या करना होगा, √7 से इधर भी गुना करना पड़ेगा, √7 से इधर, तो ये दोनों कट के हो गया आपको 7, गुना होके हो गया 7, ऊपर हो गया √7, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा √7/7, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि गुना होता है बाबू, कटता नहीं है, मतलब गुना होता है, रूट से रूट को गुना होगा तो 7 आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि √64 का मान क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, √64 का मान आखिर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए √64 जो है इसको आपको तोड़ना है, सभी को मालूम है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, है ना, 16 चौका 64, ऐसे होता है ना 64। तो आपको इसको क्या करना है कि √64 का मान निकालना है। तो आप इतना करिएगा तो सिंपल से इसको 2 भागों में तोड़ दीजिए। 8 गुने 8 कितना होता है बाबू रे, 64 होता है ना, 8 गुने 8 कितना होता है, 64 होता है। तो आपको क्या करना है, 64 को 8 गुने 8 में लिखिएगा तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन इसका वर्गमूल जब लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, डायरेक्ट 8 लिखिएगा, वर्गमूल जब लिखिएगा, यानी कि ये तो रूट के अंदर होगा, इसमें से टूट के जब निकलेगा तो कितना निकलेगा, 1 8 बाहर निकलेगा, ठीक है। तो 11 का क्या हो जाएगा बाबू रे, 8 हो जाएगा, ओके। 12 नंबर सवाल है कि 32 का घात 1/5। देखिए 32 जो है इसका घात बोल रहा है 1/5 है, तो 32 को कैसे तोड़ते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ठीक है। इसका घात कितना है, 1/5 है। तो 2 कितना हो गया, 1 2 3 4 5, तो आपने नियम पढ़ा होगा, 2 का पावर 5 हो गया, a का पावर m इंटू n, a का पावर m इंटू n, तो m गुने n होता है, यानी ये 5 हो गया और ऊपर में दिया हुआ 1/5, तो 5 से 5 कट गया तो कितना बच जाएगा हम लोग के पास, सिर्फ 2 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, सिर्फ 2 बच जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 5, तो 2 का पावर 5 और गुने 1/5, तो 5 से 5 कट गया, ठीक है। अगला सवाल हम लोग का है कि 2 का पावर 2/3, ठीक है। ये भी सवाल सेम है, देखिए दोनों का बेस सेम है, ठीक है, दोनों का बेस सेम है, तो एक ही 2 लिखेंगे और यहाँ पे जो ऊपर में 2/3 है इसको यहाँ लिखेंगे और इसको जो 1/3 को है जोड़ करके यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, जोड़ लगाना है। अब जोड़ लगा के देखिए तो 3 3 का लघुत्तम हो गया 3, 2 1 n 2, 3 1 n 3, तो 1 1 n 1। अब इसको फिर से जोड़िए तो 2 1 3/3, फिर से इसको काटिए 3 1 n 3, तो 2 के पावर कितना बचा, 1, इसका मतलब 2 का पावर 1 है, इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया, 2 हो गया। इस तरीके से इस सवाल को बनाना है, अच्छे तरीके से आप लोगों को सीखना है, प्यारा सा कमेंट करना है बाबू सभी बच्चे को। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि 7 के पावर 1/2 और 8 के पावर 1/2। देखिए जब दोनों का पावर सेम होता है तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे करके लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का पावर 1/2 है, तो 7 गुने 8 कितना हुआ, 56, तो 56 का पावर जो है 56 जो है 7 8 56, 56 का पावर 1/2 लिखना है, ठीक है। 56 का पावर क्या लिखिएगा, 1/2, 7 8 56, तो इसका आंसर हो जाएगा 56 का। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, √56 का मतलब ये हो जाएगा 56 का पावर 1/2, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसका बी नंबर आंसर एकदम सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है किसी अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है। याद रखिएगा, अशांत होता है, अनावर्ती होता है, ठीक है, अपरिमेय संख्या का, इसको याद कर लेना है। बहुपद 4x² - 5x² में घात पूछ रहा है, घात। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा कितना है, 3, उसके बाद कौन है, 2, उसके बाद यहाँ 1, सबसे बड़ा जो होगा वही आंसर होगा, यानी 3 इसमें सबसे बड़ा है घात, तो 3 ही इसका आंसर हो जाएगा। घात निकालने का यही ट्रिक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि बहुपद 2x + 5 का शून्यक क्या होगा। ये सवाल देखिए कैसे बनेगा, 2x + 5 बराबर लिख दीजिए 0, ठीक है, और 2x बराबर लिख दीजिए 5, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5, x बराबर क्या हो जाएगा, -5, ये 2 पीछे में है तो नीचे में आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा -5/2, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, -5/2, ओके। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। देखिए एक घात वाले बहुपद को सिंपल बात है रैखिक कहते हैं, 2 घात वाले बहुपद को द्विघात कहते हैं, 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात कहते हैं, ओके। शून्य बहुपद की घात कितनी होती है, आज तक ये बात परिभाषित नहीं हो पाया है, इसलिए इसका होगा कोई परिभाषा नहीं होती है, ठीक है। बच्चे इसमें गलती मार देते हैं।
बहुपद एक्स स्क्वायर, ये देखिए ये वाला जो सवाल है यहाँ पे द्विघात दिया हुआ है, द्विघात, और यहाँ पे देखिए क्या होता है, बीच वाले को तोड़ना रहता है, ठीक है। तो देखिए बीच वाले को कैसे तोड़ना है, तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, देखिए ये वाला देखिए 6 दिया हुआ है, 6 है ना, 6 को ऐसे तोड़िए जो गुना करे तो 6 आ जाए और जोड़े तो एगो एक्स बचे। तो देखिए इसको क्या करेंगे, एक्स को कैसे तोड़ेंगे, देखिए 3x प्लस 2x, ऐसे में क्या होगा, देखिए 3 को 2 से गुना करेंगे तो देखिए 6 आ गया, और 3 में से 2 को जाएगा तो एगो एक्स बच जाएगा। तो इस बीच वाले को तोड़ना है, कैसे तोड़ना है, जो गुना करे तो 6 आ जाए, तो 3 दूनी 6 आ गया, और जोड़ेंगे तो देखिए एगो एक्स बच जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा एक -3 और एक +2, यानी एक -3 और एक +2 वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये शॉर्टकट ट्रिक से आपको बनाना है। उसके बाद इसमें कहता है, आपको ये सवाल दिया हुआ है और इसमें कहता है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको 1 रखना है, ठीक है। x³ है तो यहाँ पर 1³ रखिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1 रखिए, x² है तो 1 का स्क्वायर रखिए, 4x है तो 4 गुने 1 रखिए, -5 है तो -5 रखिए। अब 1 का क्यू 1 हो गया, 3 का स्क्वायर 3 हो गया, 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 होगा, 5 है तो 5 होगा। अब क्या करें, देखिए 4 1 हो गया 5, 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 5, और 3 और 5 कर्जा एक जगह, तो 3 5 कितना हो गया 8, तो -8 में से जब 5 घटाइएगा तो कितना आएगा बाबू रे, -3 आएगा। हमने कुछ नहीं किया है, यहाँ जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ आपको सिर्फ 1 रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -3, ठीक है। अब अगला देखिए, x + 4 और x + 10 को हल करना है। देखिए सबसे पहले x को गुना करिएगा x + 10 से, ठीक है, और फिर 4 को गुना करिएगा x + 10 से। ओके, देख लीजिए कैसे बनाना है, देख लिए ना कैसे बनाना है, बीच में प्लस रहेगा। x को x से करेंगे तो x², x को 10 से करेंगे तो 10x, 4 को x से करेंगे तो 4x, और 4 को 10 से करेंगे तो 40। तो अब x² और 10 4 कितना हो गया बाबू रे, 14x + 40। तो इसका हम लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बताइए, पहला हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। 22 का 23 नंबर सवाल देखिए, 2x + y का, देखिए इसको a + b के होल स्क्वायर पर गुना करना है। ओके, a + b तो a², इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² तो 2x², b² तो 1 का स्क्वायर, और +2ab तो 2 गुने a के जगह पर लिखिएगा 2x और b के जगह पर लिखिएगा 1, ठीक है। आप देखिए कैसे करेंगे, 2x² हो जाएगा तो 2 दूनी हो जाएगा 4x², 1 है तो 1 हो जाएगा, 2 दूनी हो जाएगा 4x, 2 दूनी 4x और 1 गुना होगा तो 4x। तो अब ये वाला आंसर मिला, इसमें कहाँ है, 4x² + 4x + 1, यही वाला इसका आंसर होगा, यही वाला इसका आंसर होगा, ठीक है। ये वाला इसका आंसर होगा बी नंबर। ओके, अब अगला सवाल देखिए, सर्वसमका का प्रयोग करके 99 का, ये सर्वसमका का उपयोग नहीं भी करिएगा चूँकि ऑब्जेक्टिव है, तो इसको 99 को 99 से गुना करिएगा तो 9801 आएगा। ओके, आप गुना करके देख लीजिएगा, आराम से बन जाएगा। x³ y³ z³ - 3xyz बराबर किसके बराबर होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है बाबू a³ + b³ + c³ है ना, -3xyz बराबर क्या होता है, a + b + c, इसका फॉर्मूला होता है, बुक में दिया होता है, सर्वसम का है, इंटू a² + b² + c² है ना, -ab bc -ca, इसका ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ABC के हिसाब से। तो xyz है तो xyz इंटू ax² y² z² -xy yz zx, ये वाला इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। ये फॉर्मूला था। यदि xyz, देखिए इस सवाल में बता रहा है कि यदि इस सवाल में यहाँ पे xyz की जगह पर अगर 0 रख देगा तो इसका मान क्या होगा, ये ठीक अगला सवाल में बता रहा है। तो जब xyz की जगह पर 0 रख देंगे तो आगे वाला भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू रे, 0 हो जाएगा। ओके, 27 में देखिए क्या कहता है, पूछ रहा है गुणांक। देखिए गुणांक में क्या पूछ रहा है, x² का गुणांक। सवाल को पकड़िए पहले, x² के पहले देखिए इधर क्या लगा हुआ है, कुछ भी नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा हुआ, इसका मतलब 1 लगा हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। गुणांक मतलब होता है उस चर के पीछे कौन सा अंक है, तो x² के पीछे यहाँ पे कौन सा अंक है, कोई अंक नहीं, तो क्या हो जाएगा बाबू रे, 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद का उदाहरण कौन सा है। देखिए त्रिघात में जो है ना, मूड़ी पर 3 गो होगा तो उसको त्रिघात कहते हैं, 2 होगा तो द्विघात कहते हैं। ओके, शेषफल प्रमेय के अनुसार x - 1
से भाग देने पर, देखिए तो x माइनस एक से भाग देने पर ये 0 के बराबर होगा, तो x का मान कितना होगा, माइनस ए इधर आएगा तो क्या हो जाएगा a, तो यानी पी ए इसका आंसर हो जाएगा। जब भी ऐसा सवाल दे इसको माइनस को इधर ले आना है, माइनस ए बराबर 0, तो x का मान क्या हो जाएगा a। नहीं समझ में आए दोबारा तिबारा आप इसको देख सकते हैं, जितना बार देखिएगा उतना ज़्यादा सीखिएगा, ठीक है। अगला सवाल क्या कर रहा है कि ये आपको एक सवाल दिया है, यहाँ पर दिया है x+1। सबसे पहले आप क्या करिए, x+1 बराबर होता है 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -1। अब जहाँ जहाँ इसमें x दिया हुआ है वहाँ वहाँ आप क्या करिए, सब जगह -1 लिख दीजिए। -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, +1, ये 0 होना चाहिए, बस याद रखिए। 1 का क्यूब हो गया -1, 1 का स्क्वायर हो गया +1, ये हो गया +1, ये हो गया +1, ठीक है। 1 2 3, 1 में 1 जोड़ें तो 2, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, और 3 में से ये 1 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 2। यानी कि जब ये गुणनखंड तब होता जब ये 0 आ जाता, इसका मान -1 रखने पर अगर 0 आता, यानी जहाँ जहाँ इसमें x है वहाँ वहाँ हमने क्या रखा है बाबू रे, -1, वहाँ वहाँ हमने -1 रखा, तो इसका मान जो है आना चाहिए था वो 0 आना चाहिए था, 0 आना चाहिए, नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं होगा। अगर आता 0 तो इसमें हाँ लिखते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, निर्देशांक ज्यामिति में क्षैतिज रेखा, देखिए क्षैतिज माने होता है ये वाला, इसको क्या कहते हैं, क्षैतिज, ये होता है x, ठीक है। ये वाला जो होता है ये होता है ऊर्ध्वाधर, इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर, ठीक है। इस रेखा को क्या कहते हैं, क्षैतिज, ठीक है ना। तो क्षैतिज को कहते हैं x, ऊर्ध्वाधर को क्या कहते हैं बाबू रे, y। तो पूछ रहा है क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं, तो याद रखना है x अक्ष, क्या कहते हैं बाबू रे, x अक्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा जहाँ पे मिलती है, देखिए ऐसे है और ऐसे ये जहाँ पे मिलती है, इसको क्या कहते हैं, बोलिए मूल बिंदु। क्या कहते हैं बाबू रे, मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, इसका आंसर मूल बिंदु हो जाएगा। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, यानी यहाँ पे जो होता है बाबू, सबसे पहले इस खड़ी परी में यहाँ पे जो होता है आपको याद रखना है, इधर 0 होता है, ठीक है। x के लिए भी 0 0, y के लिए मतलब x y दोनों के लिए 0 होता है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक पूछेगा क्या होता है, तो 0,0, क्या होता है बाबू रे, 0,0, ठीक है। अब है कि बिंदु माइनस, देखिए चतुर्थांश वाला पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा। एक ऐसे खड़ी परी हो गया, इसमें इधर जो होता है ना, इधर आगे की तरफ ये होता है प्लस, ठीक है। ऊपर की तरफ जो इसमें होता है ये होता है प्लस, ठीक है। इधर पीछे की तरफ जो ये होता है इसमें होता है ये माइनस, ठीक है। ये माइनस होता है, ये प्लस, ऊपर की तरफ होता है प्लस, और इधर जो नीचे की तरफ होता है माइनस। आपको क्या करना है, देखिए ये प्लस प्लस मिल गया तो इसको प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। इधर से देखिए माइनस प्लस मिल गया तो इसको दूसरा चतुर्थांश कहते हैं। इधर से देखिए तीसरा में माइनस माइनस एक साथ मिल गया, इसको तीसरा चतुर्थांश कहते हैं। और प्लस माइनस मिल गया तो इसको प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, यानी 4 चतुर्थांश होते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, माइनस प्लस, तो गिनिए, देखिए माइनस प्लस वाला कहाँ है, ये देखिए माइनस प्लस, तो पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये हो गया आपको पहला, ये हो गया दूसरा। यानी माइनस है और प्लस है तो माइनस प्लस क्या होगा, दूसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। ऐसे सीख जाइएगा आप भी ड्रॉ करके, ठीक है। अगला सवाल फिर से वही है, अभी हम आपको बता दिए हैं कि इसमें 4 चतुर्थांश होते हैं, अभी मैंने बताया है। इसका होता है प्लस प्लस, ये होता है माइनस प्लस, ये होता है माइनस माइनस तीसरा, ये होता है प्लस माइनस। अब आप लोग ढूंढिए, इसमें ये प्लस में है, ये माइनस में, ढूंढिए कहाँ है, कहाँ है, देखिए ये प्लस में और माइनस में, 1 2 3 4, तो ये किस में होगा, चौथा में होगा। ये किस में होगा बाबू रे, चौथा में, ठीक है। अगला सवाल देखिए, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु है, इसको y अक्ष से इसकी दूरी क्या कहलाएगी, तो y अक्ष से इसकी दूरी क्या कहलाती है, x निर्देशांक, याद रखिए, जिसको भुज कहते हैं। y अक्ष से दूरी को x निर्देशांक कहते हैं और x अक्ष से दूरी को y निर्देशांक, मैंने उल्टा हो जाता है इसमें, ठीक है ना। y अक्ष से दूरी को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, यानी x निर्देशांक कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कह रहा है किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी है, मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु है और इधर से अगर दूरी तय करेंगे तो ये क्या हो गया, y ना हो गया। तो किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, यानी y निर्देशांक कहते हैं। x को भुज कहते हैं और y को कोटि कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये हम लोग का 37 हो गया। अब कहता है बिंदु 0 -5, तो देखिए x में 0 है और y में 5 है, तो ये y अक्ष पर होगा, क्योंकि x का मान तो 0 है, तो ये किस पर होगा, y अक्ष पर होगा।
अगला सवाल देखिए, बिंदु 7 0 कहाँ स्थित है? देखिए देखिए यहाँ पे देखिए y बराबर 0 है, x बराबर 7 है, तो x पर 7 है तो x से परिमाण होगा, यानी x x पर होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित किसी बिंदु के चिन्ह क्या होते हैं? अभी मैंने बताया है, ये हो गया हम लोग का पहला प्लस प्लस, और दूसरा में क्या होता है? माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस, चौथा में प्लस माइनस। तो दूसरा का चिन्ह पूछ रहा है क्या होगा? तो माइनस प्लस, तो इसका हो जाएगा सी, माइनस प्लस, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि हीरोन के सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है? सबको मालूम होगा, रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, तीसरा, रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, रूट अंडर s, अच्छा नहीं, ये तीसरा नहीं होगा, इसका पहला होगा क्योंकि ए वाले में, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हीरोन के सूत्र में s क्या दर्शाता है? हीरोन के सूत्र में s जो दर्शाता है वो अर्ध परिमाप। s का मतलब क्या होता है? s का मतलब होता है a प्लस बी प्लस सी बट्टा 2, यानी त्रिभुज के तीनों भाग को जब जोड़ते हैं, तीनों भुजा को, और उसका आधा कर देते हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या है? अर्ध परिमाप। क्या नाम है बाबू रे? अर्ध परिमाप, ठीक है। अगला सवाल है कि एक त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी के अर्ध परिमाप क्या होंगे? अभी बताए हैं s बराबर क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी बट्टा में 2 होता है, ठीक है, बट्टा में 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोग को याद नहीं होगा, तो हम याद करें, रूट अंडर 3/4 इंटू ए स्क्वायर, इसका सूत्र होता है, ठीक है। इसका पहला नंबर हो जाएगा, ओके। अगला हम लोग का है कि यदि त्रिभुज की भुजाएं 3 4 5 है तो s का मान क्या होगा? तो s बराबर हमने आपको बताया है अभी, क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी बट्टा में 2। तो इसमें जोड़ दीजिए, 3 जोड़ 4 जोड़ 5 बट्टा में 2, तो 4 3 7 5 12, 12 बट्टा 2 काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। समझ में आई बात? अब उसके बाद देखिए, एक त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का जो है आपको आधार ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है। त्रिभुज का आधार दिया है 10, ऊंचाई दिया है 6, तो आपको पूछ रहा है क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 गुने बी गुने एच। तो बी मन होता है आधार, तो 1/2, आधार कितना दिया है बाबू रे? 10, और एच मन होता है ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया है? 6। 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, तो 6 पंचे कितना हो जाएगा? 30। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। घनाभ के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2 गुने LB गुने जोड़ BH जोड़ HL। ये तो फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। गोले का क्या होता है? गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल का होता है बाबू रे 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। 49 नंबर में है कि बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो 2 पाई RH। क्या होता है बाबू रे? 2 पाई RH। और 50 नंबर है हम लोग का कि शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? तो सबको मालूम होगा ये वाला, इसका होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो हम लोगों ने 50 क्वेश्चन पढ़ लिया बाबू। मैं आपसे वो कहता हूँ कि जितना भी आपका दोस्त है सबको ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ठीक है। सबको शेयर कर दीजिए, दनादन शेयर कर दीजिए। आप लोग बढ़िया से कमेंट करिए, चैनल पर बने रहिएगा। नया नया वीडियो हम आप लोग के लिए लाते रहेंगे, 9वीं क्लास के लिए भी लाएंगे। हमारा फर्स्ट वीडियो है 9वीं क्लास के लिए। बताइए आप लोग कैसा लगा पढ़ने में, कमेंट जरूर करिएगा। राधे राधे, फिर मिलते हैं क्लास में।